नमस्कार मित्रों। मान लो आपने किसी परीक्षा के लिए पूरी मेहनत की, बहुत सारी किताबों को देखा, उसको पढ़ा, नोट्स बनाए, पूरी मेहनत की, और जब आप वहां पर पहुंचे तो आपको पता चला कि आप लेट हो चुके हो। परीक्षा देने का आपका समय खत्म हो चुका है। परीक्षा आपके वहां पहुंचने से पहले ही खत्म हो चुकी है। तो आपको कैसा लगेगा? यह परीक्षा कहीं और नहीं बल्कि जिंदगी है। इस जिंदगी में हम मेहनत करते हैं, अपनी स्किल्स को अपडेट करते हैं, नई नई चीजों को सीखते हैं, गलतियों को कैसे अवॉइड करना है ये जानते हैं। और तब मान लो उस समय पर पता चले कि अब हमारी मृत्यु होने वाली है, तो क्या होगा? जो प्रतिभा हमने प्राप्त की है, जो सौगात हमने पूरी जिंदगी मेहनत कर कर प्राप्त की है, और जो हम सोसाइटी को दे सकते थे, खुद के लिए एक नई और बेहतर लाइफ बना सकते थे, उससे वंचित रह जाएंगे। और इसके लिए लंबा जीना ना सिर्फ जरूरी है, बल्कि हम सबकी जिम्मेवारी है। और इस बात को साबित किया है जापानियों ने। अगर आप जापान में जाओ तो वहां पे आप देख सकते हो कि 100 साल के आदमी साइकिलिंग करते हुए मिल जाएंगे, या फिर 95 साल के कोई बुजुर्ग आपको बागवानी करते हुए मिल जाएंगे, या 110 साल के दो तीन बुजुर्ग आपस में बैठकर ठहाके लगाते हुए मिल सकते हैं। यह पावर है जापान की, जिसने दुनिया को सिखाया कि हमारी लंबी उम्र, जवान रहने का रहस्य, दांतों को सुरक्षित रखने का रहस्य कहीं हमारी जीन्स में नहीं, बल्कि हमारी लाइफस्टाइल में है। और कुछ छोटे से बदलाव को करके 110 से 120 साल आराम से जी सकते हैं। इसके अलावा स्वस्थ रह सकते हैं, निरोग रह सकते हैं, और पूरी तरह से अपने आप को एनर्जेटिक रख सकते हैं। मित्रों, यह वीडियो वाकई में कमाल का है। इसको जब मैंने उनके रिसर्च को पढ़ा तो मेरा दिमाग हिल गया। इन चीजों को मैं सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि अपने लिए भी बना रहा हूं, क्योंकि मेरे लिए भी इन चीजों को फॉलो करना बहुत महत्वपूर्ण है। और मैंने शुरुआत कर दी है। पहली उनकी जीवन शैली है जो वो अनुसरण करते हैं, और वो है हारा हचबुन में। आप कहेंगे यह क्या बोल दिया? तो चलो आगे बताता हूं। तो जो हमारा यह पेट है, वह गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है। यह अपने आप में एक नर्वस सिस्टम है, इसलिए इसको सेकंड ब्रेन भी कहा गया है। जब आपको भूख लगती है तो इसके अंदर एक हार्मोन बनता है, ग्रेली। जब आप खाना अंदर लेते हो तो यहाँ से स्ट्रेच रिसेप्टर्स स्ट्रेच होते हैं, और वेगस नर्व के थ्रू आपके ब्रेन स्टेम को मैसेज जाता है एफरेंट पाथवे में। वहीं वेगस नर्व से फिर से वापस एफरेंट पाथवे में मैसेज आता है कि लेप्टिन रिलीज करो। लेप्टिन वह स्त्राव है जो कि आपको संतुष्टि का अनुभव कराता है। लेप्टिन से हमें संतुष्टि का अनुभव होता है और हम खाने को रोक देते हैं। लेकिन इस काम में 20 मिनट लग जाते हैं, और इस समय अंतराल में एक सामान्य व्यक्ति ओवर ईटिंग कर लेता है। और आपको तो पता ही है कि ज्यादा खाने से मेटाबॉलिक सिंड्रोम होते हैं, और हम ओबेसिटी का शिकार भी बनते हैं। हमारे काम करने की क्षमता कम हो जाती है, हमारे जीन्स नेगेटिव वे में प्रोग्राम होते हैं, हमारी उम्र घट जाती है, और बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। इसलिए जापानियों ने इसका एक तोड़ निकाला है। वो खाने से जब 80% संतुष्ट होते हैं तो वो उस खाने को वही रोक देते हैं, जिसके कारण वह कम खाते हैं और निरोग रहते हैं। इसी का दूसरा वर्जन, जो कि कांगो में प्रैक्टिस किया जाता है, वहां जितना धीरे हो सके वो लोग खाने को खाते हैं, ताकि ब्रेन को सिग्नल चला जाए और वह आपको रुकने के लिए बोल दे। और मित्रों, हमारे वैदिक सिस्टम में भी कहा गया है कि खाने को 32 बार चबाकर खाओ, और तो और खाने को इतना चबाओ कि वह पानी की तरह हो जाए। भोजन को पियो और पानी को खाओ। इस सब का एक ही मकसद है कि आप धीरे खाएं, कम खाएं। और जब आप कम खाएंगे तो आपके इंटेस्टाइन को रेस्ट मिलता है, आपके शरीर को ज्यादा न्यूट्रिशन मिलता है, गट को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और आपकी उम्र अपने आप लंबी हो जाएगी। दूसरा रिचुअल जो जापानीज फॉलो करते हैं वो है कंसिडर योर फूड एज अ मेडिटेशन। आज यदि हम अपनी लाइफस्टाइल को देखें तो आज हम खाना कैसे खाते हैं? टीवी चल रहा है, मोबाइल फोन देख रहे हैं, टेबल पर किसी को किसी से मतलब नहीं है, और जल्दी जल्दी खाने को ठूंसते हैं।
लेकिन जापानियों के लिए यह उनका एक पवित्र अनुष्ठान है। जैसे कि उनकी यह इबादत है, कोई यज्ञ है या मेडिटेशन है, जहां वह बैठते हैं, खाने को पहले एक साथ खाते हैं। वे जमीन पर बैठकर खाते हैं, क्योंकि जब भी आप जमीन पर बैठते हो तो अपनी पीठ को बैलेंस करते हो, और इसमें हमारा सेरिब्रेलम, जो हमारा छोटा ब्रेन है, वो एक्टिव हो जाता है। इसकी एक्टिविटी के कारण हमारा पूरा मन शांत होने लगता है। उसके अलावा उस समय आदमी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। वहां खाने को लिया जाता है छोटे प्लेट में, ताकि कम खाना मिले, और थोड़ा खाना लिया जाता है, उसको अच्छे से चबा चबा कर पूरी अवेयरनेस के साथ खाते हैं। जब आप अवेयरनेस के साथ खाएंगे तो और धीरे खाएंगे। तो होता क्या है कि हमारी डाइजेशन 3 लेवल पे होती है। पहला, जो हमारे मुंह में जब लार अच्छी तरह से मिलती है तो वहां पे स्टार्च का डाइजेशन हो जाता है। फिर हमारे स्टमक, यहाँ पे जो खाना आता है, उसको गैस्ट्रिक लाइपेज और पेप्सिन एंजाइम डाइजेस्ट करता है। और फाइनली, जब वो छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, तो वहां पे पैंक्रियास एंजाइम्स, पैंक्रियास लाइपेज, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, ये खाने को पूरी तरह से डाइजेस्ट करते हैं। इस तरह से 3 लेवल की उनकी डाइजेशन होती है। लेकिन अगर आप मान लो कि जल्दी जल्दी खाने को खा लोगे बिना अवेयरनेस के, तो ये ऊपर मुंह वाला और स्टमक वाला ये डाइजेशन नहीं होगा, और इसके कारण ही लोगों को आईबीएस हो जाता है। खाना नहीं पचता, गैस बन जाता है, और तो और थोड़े समय के बाद ये आपके हेल्थ पर दिखना शुरू हो जाता है। चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं, खाना पचा नहीं पाते, और इसके कारण आपकी उम्र बढ़ जाती है, आयु छोटी हो जाती है। तीसरा पॉइंट है द फाइंडिंग योर इकिगाई। मित्रों, अगर आपसे मैं पूछूं कि भगत सिंह इतने निडर क्यों थे, जो कि बिना डरे हुए फांसी के तख्ते पर चढ़ गए, या अल्बर्ट आइंस्टीन घंटों घंटों अपने प्रोजेक्ट में लगे रहते थे, क्या उनको भूख प्यास नहीं लगती थी? इसका रीजन सिंपल सा है। इन लोगों ने अपने पर्पस को ढूंढा और अपने पर्पस पे जीने लगे। एक डेटा कहता है कि 85% लोगों को अपना जॉब पसंद नहीं है, क्योंकि वो उस जगह जा रहे हैं जहां वो जाना नहीं चाहते। उन लोगों से मिल रहे हैं जिनसे मिलना नहीं चाहते, और वो काम कर रहे हैं जिसको कि एंजॉय नहीं करते। और ऐसा वो क्यों करते हैं? ताकि दाल रोटी चल सके। क्यों करते हैं? क्योंकि वह डर रहे हैं कि मैं और कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जापानीज, या फिर जिन लोगों ने अपने पर्पस को ढूंढा, वो साहसी होते हैं। वो यह जानते हैं कि मैं किस काम के लिए बना हूं, इस काम को मुझे ढूंढना है और उसी काम को करना है, चाहे उसमें सफलता मिले या ना मिले। लेकिन पर्पस को ढूंढना आपकी लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप अपने पर्पस को ढूंढ लेते हो तो आप अपने पर्पस के लिए चल पड़ते हो। तो हर कदम पे लाइफ आपके लिए मिरेकल करता है। निकोला टेस्ला का एक उदाहरण मैं दूंगा। वह साइंस की फील्ड में जाना चाहते थे, और उनके फादर बोलते थे, तुम प्रेस्ट बनो। जैसे ही उन्हें साइंस की फील्ड में जाने के लिए उनके पिताजी ने स्वीकृति दी, उनका जो टीबी था वह अपने आप ठीक होने लगा। ये पावर होता है। हर क्षण आपके जीवन में मिरेकल होना शुरू होता है, और ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपको सपोर्ट करती हैं, क्योंकि तब आप अपने काम को नहीं कर रहे हो, तब आप ब्रह्मांड के काम को कर रहे होते हो। यह पावर है अपने पर्पस को ढूंढने का। पर्पस को ढूंढने के लिए जो पहला स्टेप होना चाहिए, वो यह होना चाहिए कि खुद से सवाल पूछो, कौन सा ऐसा काम है जिसको कि मैं एंजॉय करता हूं, फ्री में भी कर सकता हूं। और सेकंड थिंग, यह पूछो कि किस काम को, या मैं अपने गॉड गिफ्ट को, अंदर जो मेरा यह टैलेंट है, इसका कैसे सही इस्तेमाल करके इस धरती को रहने के लिए एक बेहतर जगह बना सकता हूं। इन 2 सवालों के उत्तर ढूंढिए। आपको कहीं ना कहीं अपना पर्पस मिलना शुरू हो जाएगा। प्रस्तुति को लाइक कर लें, क्योंकि अच्छे काम को लाइक करने से पॉजिटिविटी बढ़ती है। चौथा पॉइंट जिसे जापानीज फॉलो करते हैं वो है वॉक, वॉक और वॉक। एक बार मैं एक तपस्वी गुरु से मिला था। मैंने पूछा कि आप एनर्जी की बात करते हो, ये एनर्जी क्या है और क्यों हमें एक्सरसाइज करना चाहिए? उन्होंने बताया कि जब तक तुम चल रहे हो ना, तुम्हारे अंदर एक शक्ति है जो कि तुम्हें जीवन देती है, ऊर्जा देती है, और जब तक तुम चलते रहते हो,
मूव करते रहते हो, यह ऊर्जा भी तुम्हारे सारे शरीर में मूव करती है। और जैसे ही तुम बैठ जाते हो, आराम प्रिय हो जाते हो, यह तुम्हें बूढ़ा बनाने लगती है। हृदय काम करना रोक देता है, इंटेस्टाइन काम नहीं करता, फेफड़े काम नहीं करते, बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। कहने का अर्थ कि तुम अपने बुढ़ापा को बढ़ाने लगते हो और मृत्यु के पास तेजी से भागना शुरू हो जाते हो। यह पावर है मूवमेंट की। और शायद ये बात उनको पता है। क्या आपको पता है कि भारत में जो साइकिल की सेल है, वो सेल आज 30% हो गई है, क्योंकि भारतीय मेहनत नहीं करना चाहते। वहीं जापान में पिछले 3 सालों में साइकिल की सेल 3 गुना बढ़ गई है। वहां जितने बच्चे हैं, वह साइकिल से ही अपने स्कूल जाते हैं। और वहां जितने बड़े आदमी भी हैं, वो मेट्रो स्टेशन तक या फिर जो बस का पॉइंट है, वहां जाने के लिए अपने घर से साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। इससे ना सिर्फ प्रदूषण में कमी आती है, बल्कि उनके अंदर स्ट्रेंथ आती है। अगर आपको जवान रहना है तो आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, मूवमेंट अपने लाइफ में इंस्टॉल करना पड़ेगा। और जब आप अपनी बॉडी को मूव करते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया, फील गुड केमिकल एंडोर्फिन आपके ब्रेन में रिलीज होता है। और एंडोर्फिन का रिसर्च यह कहता है कि आपके ब्रेन के ही नहीं, लेकिन पूरे सेल्स के जीन में जो टेलोमरेज एंजाइम होती है, इसको बढ़ाता है। टेलोमरेज एंजाइम के कारण टेलोमरे की लेंथ बढ़ती है और हम बूढ़े नहीं होते, क्योंकि टेलोमरेज ही डिफाइन करता है कि कब हमारी मृत्यु होगी और कितनी हमारी उम्र होगी। अगर टेलोमरेज छोटा हो गया तो समझ लो कि हम बूढ़े हो गए हैं और मृत्यु आने वाली है। लेकिन टेलोमरेज टेलोमरे को बनाता है, और टेलोमरेज को बनाने का तरीका है खुश रहना, और इसका तरीका है एक्सरसाइज करना। स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथ, ये दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं जो कि हमारे शरीर में रहने चाहिए। जब हम बॉडी को स्ट्रेच करते हैं तो जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं, ये हमारे जॉइंट्स में, कोई हिप जॉइंट में, कोई एल्बो जॉइंट में, ये सारे के सारे निकलने शुरू हो जाते हैं। और स्ट्रेंथ जब हमारे हड्डियों को और मसल्स को मिलती है, तो इससे हमें ताकत मिलती है, हिम्मत मिलती है, शरीर को अच्छा महसूस होता है, एनर्जी का महसूस होता है। और यह कारण है जापानीज का, जिसके कारण कि वे जवान रहते हैं। उनके दांत नहीं टूटते और वो हमेशा मुस्कुराते हुए रहते हैं। शायद ही आपको जापान में कोई ऐसा मिलेगा जो कि बहुत मोटा है। वो अपने वेट को इसी तरह से रेगुलेट करते हैं। इसलिए आप मूवमेंट को या एक्सरसाइज को अपने लाइफस्टाइल में शामिल करें। या पार्क में आप घूम सकते हैं, फोन पे बातें करते समय वॉकिंग कर सकते हो, थोड़ी स्ट्रेचिंग कर सकते हो, जो भी करो। लेकिन जब आप ऐसा करोगे तो आपकी जो पुराने टिश्यूज है ना, ये टिश्यूज टूटते हैं और नए टिश्यू से रिप्लेस होते हैं। और जब आपके पास नई टिश्यूज होंगी तो आप ज्यादा जवान दिखेंगे, अच्छे दिखेंगे, हैंडसम दिखेंगे। और अंतिम पॉइंट है लव एंड केयर। एक दंपति था जिनकी कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, लेकिन उनका एक 10 साल का बेटा भी था जो जिंदा बच गया था। और उनके पिताजी बहुत वृद्ध हो गए थे, बेड पर रहते थे, वह बस मरने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन जब उनके बेटे की मृत्यु हो गई, उन्होंने बच्चे को देखा और देखा कि उस 10 साल के पोते का उनके सिवाय कोई नहीं था। तो रोज जिम जाने लगे, रोज न्यूट्रिशियस खाना लेने लगे, कसरत करने लगे और ऐसी प्रैक्टिसेस की वो अपनी उम्र से 20 साल ज्यादा जवान दिखने लगे। यह पावर है लव की, क्योंकि उनको एहसास हो गया कि मेरे जाने के बाद इस बच्चे की देखभाल आखिर कौन करेगा। इसे सपोर्ट चाहिए और इसके लिए मुझे अपनी एज को कम करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोगों पर रिसर्च किए गए हैं कि जिनकी लाइफ में प्रेम था, एक पर्पस था, चाहे वह अपने पोते के लिए जी रहे थे, अपने छोटे बच्चों के लिए, भाई के लिए, पत्नी के लिए जी रहे थे, वो लोग ज्यादा जवान दिखने लगे। लेकिन एक चौंकाने वाला डेटा भारत में है। वो कह रहा है जिस तरह से हमारी देश ग्रो कर रहा है, उसी तरह से हमारे देश में वृद्धाश्रम भी बढ़ते जा रहे हैं। इसके कारण ही प्रेम की कमी हो जाती है और लोग जल्दी मरने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जापान में कोई वृद्धाश्रम नहीं है। जापान में लोग वृद्धों को अपने घर में रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इनके पास अनुभव है, इनके पास एक्सपीरियंस है। छोटे बच्चे बुजुर्गों के साथ खेलते हैं और बुजुर्ग छोटे बच्चों को कुछ सिखाते रहते हैं।
उनकी देखभाल करते हैं। इससे उनके अंदर प्रेम उभरता है और प्रेम ऑक्सीटोसिन केमिकल है। इसका रिसर्च यह कहता है कि सिर्फ ऑक्सीटोसिन का लेवल अगर आपके ब्रेन और बी बॉडी में 30 पर बढ़ जाए तो पता है आप कभी नाराज ही नहीं हो पाएंगे, कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। आपकी एंजाइटी डिप्रेशन गायब हो जाएगी। किसी भी बात को लेकर आप परेशान नहीं होंगे। लेकिन जरूरत यह है कि अपने मन और बॉडी को प्रेम से भरना होगा। यह सारी लाइफस्टाइल सिर्फ जापानियों की ही नहीं थी, लेकिन यह सारे रिचुअल्स हमारे भी थे, जिन्हें हम पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं और इसके बुरे परिणाम भी हमें नजर आ रहे हैं। जरूरत है कि हम अपनी जड़ों को पकड़े रखें, वरना हम कभी भी उखड़कर गिर सकते हैं। आशा करते हैं कि प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं। और हाँ, लाइक करना मत भूलिएगा